कैसे हो बच्चों? ठीक है, करें स्टार्ट। हाँ। आज स्टार्ट कर रहे हैं सेट। ठीक है, 11th क्लास सेट फर्स्ट चैप्टर। सर पहले आपने वो चैप्टर करा दिया, ये बाद में करवा रहे हो। काफी बच्चों के डाउट्स थे बेटा इसमें कि कई चीजों में हमें सेट की जरूरत पड़ती है और 12th में भी बॉडी जरूरत पड़ने वाली है। तो सेट समझते हैं, सेट क्या होता है। जैसे कि हम बात करते हैं मंथ्स नेम की, कि हमारे जो मंथ्स हैं ईयर में कितने मंथ हैं? 12 मंथ हैं। तो हमारे जो मंथ्स हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है, अगर हम इन सबको एक साथ कलेक्ट कर लूं, कलेक्शन ऑफ मंथ, ठीक है, क्या बन जाएगा हमारा? सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। ठीक है, ये तो होगी हमारी बुक की लैंग्वेज। अब बिल्कुल अपने देसी फंडे पर आते हैं। सेट बेटा कुछ नहीं है, किन्हीं भी चीज का, किसी भी चीज का हमें कलेक्शन करना है, कुछ भी हो जाए। जैसे कि बात करते हैं आपकी क्लास की, आपकी क्लास में कितने गर्ल्स हैं उन सभी को हम कलेक्ट कर लें, नेम कलेक्ट कर लिए कि 11th क्लास में, 11th में हमारे पास 12 गर्ल्स हैं। ठीक है, अपनी बैच की बात कर लेते हैं कि हमारे पास 10 बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो जो 7 गर्ल्स हैं, अगर मैं उनके सभी के नाम एक साथ लिखकर उनको कलेक्ट कर लूं, वो मेरा क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। सेट कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ऑटोमोबाइल्स कंपनी है, कौन कौन सी? ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, महिंद्रा है, टाटा है। तो इन सारी कंपनियों का कलेक्शन, समझ पा रहे हो? या फिर कुछ भी लगा लो बेटा, जरूरी नहीं है किसी नंबर का कलेक्शन। जैसे कि थोड़ा सा मैथ की बात करें कि नेचुरल नंबर, कौन से नंबर? नेचुरल नंबर। कहां से? 1 2 3 4। ठीक है, या फिर मैंने बोला कि मल्टीपल ऑफ 2, कौन कौन से? 2 4 6 8। इवन नंबर वही बात हो जाएगी, ओड नंबर कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि आपके बैग में कितनी बुक्स हैं उनका कलेक्शन भी क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा। किसी भी चीज का कलेक्शन करना है। बट यहां पर ना एक वर्ड बड़ा कीमती है, बड़ा ध्यान रखना, कलेक्शन ऑफ वेल नॉन ऑब्जेक्ट्स। ये ही बड़ा कीमती है बेटा, वेल नॉन या फिर वेल डिफाइन। आपकी बुक में वेल डिफाइन लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन। अब ये वेल डिफाइन ही आपको बताएगा कि वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्या बोला मैंने? बोलो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5, कहां तक? आप अब यहां पर थे, आपको क्या मन किया? आप अमेरिका चले गए, आप वहां पर गए, आपने उनको जाके बोला कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, वो क्या बताएंगे? यही बताएंगे। अब फिर वहां से आप इंग्लैंड चले गए, वहां पर जाके पूछा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, यही बताएंगे। तो आप कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर सभी यही बताएंगे। तो ये वेल डिफाइन हो गए, वेल नोन हो गए। आपकी बात समझ में? तो जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, सबके लिए सेम हो। अगर मैं आपकी बात करता हूं, जैसे कि मैंने इस बच्चे से पूछा, बेटा आपका ना, हमारे में क्वेश्चन भी है ये कि आपका जो बेस्ट क्रिकेटर है कौन है? उसने बोला कि एम एस धोनी। आप बोल दोगे सर सचिन तेंदुलकर। तो पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी कर रहा है ना। तो आपने आपने तो अपने अकॉर्डिंग सेट बता दिया कि सर मेरे ये बेस्ट क्रिकेटर हैं या फिर मेरे ये बेस्ट फुटबॉलर हैं, कोई भी। तो आपके अकॉर्डिंग वो बेस्ट है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग कोई दूसरा बेस्ट हो सकता है। तो वो वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन वही होगा, आप कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी कॉन्टिनेंट पर चले जाओ, सबके लिए वो आंसर सेम हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? वेल डिफाइन। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर लें तो क्या बन जाएगा हमारा? सेट बन जाएगा। तो सेट के कुछ नोटेशन है, कैसे हम किसी भी सेट को लिखेंगे कैपिटल लेटर से लिखेंगे। जैसे कि हम पहले लिखते थे पॉइंट को, कैसे लिखते थे? कैपिटल लेटर से। अब यहां पर हम सेट को लिखेंगे, किससे लिखेंगे? कैपिटल लेटर से। मान लेते हैं मेरे पास सेट है ए, क्या है? और फिर उसके लगानी पड़ेगी करली ब्रैकेट। क्या लगानी पड़ेगी? 1 2 3 4 और करली ब्रैकेट बंद। ये मेरा बन गया सेट। क्या बन गया? सेट बन गया। ये वो ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि सेट में और भी ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि बच्चों का नाम बताइए। नैन्सी, ठीक है, अवी, अनवी, सर ये स्मॉल लिख दिया आपने, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। सूरज, और मैंने कर दिया बंद। आ गई बात समझ में? ये भी क्या रहेंगे?
सेट रहेगा। क्या रहेगा? सेट रहेगा। तो सेट की डेफिनेशन क्या है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर वेल नोन ऑब्जेक्ट ही हमारे क्या रहेगा? सेट रहेगा। सेट को हम दो तरीके से लिख सकते हैं बेटा। कितने तरीके से? दो तरीके से। हमारे पास दो फॉर्म है सेट की, एक है रोस्टर फॉर्म और एक है सेट बिल्डर फॉर्म। कौन कौन सी है? रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है भाई, हमें ये तो पता लगा कि हम सेट को कैसे लिखेंगे, कि कोई सेट ए है, फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर 1 2 3 4। ठीक है भाई, यहां तो बात समझ में आई। ये क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं। पर जैसे ही मैं इसको सेट बोलने लग जाऊंगा, अब इसको ऑब्जेक्ट ना बोलकर अब मैं इनको क्या बोलूंगा? एलिमेंट। क्या बोलूंगा? अब ये एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट है। तो हमारे पास जो भी सेट के अंदर ये ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, ये एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स। ठीक है भाई, अब और बातें सुनते जाओ। मैं एक साथ कराऊंगा बेटा आज पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। कुछ बातें कहीं बताऊंगा, कुछ बातें कहीं बताऊंगा, पर बताई सारी जाएंगी। ठीक है, ये एलिमेंट होते हैं। दूसरी बात, हमारे पास सेट के अंदर एक एलिमेंट एक ही बार आएगा। अब कोई भी सेट लिखने जाओगे, सेट के अंदर एक एलिमेंट, जैसे कि मैंने सेट लिखा 1 2 2 3, तो ये सेट हमारा क्या है? गलत है भाई। ये सेट हमारा क्या है? तो हमारे पास सेट में एक एलिमेंट एक बार ही आना चाहिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सेट के अंदर रिपीटिशन अलाउड, एक एलिमेंट एक बार लिख दो, और जो भी इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? एलिमेंट कहलाएंगे। सेट को लिखने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, और जो भी अंदर ऑब्जेक्ट हैं उनको हम कॉमा से अलग करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है भाई, हमारे पास सेट की कितनी फॉर्म है? दो फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब इधर देखिए, मैंने इसको जब बोला था फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर, ऐसे तो लिख सकता हूं ना, फर्स्ट थ्री नेचुरल। इसमें और इसमें फर्क बता दो। फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर 1 2 3, फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर 1 2 3 आएंगे। तो ऐसे भी लिख सकता हूं। और मैं तो बेटा जिसमें हमें एलिमेंट दिखाई दें, जिसके अंदर हमें एलिमेंट है, वो हमारी रोस्टर फॉर्म क्या रहेगी? वो रोस्टर फॉर्म। और जिसके अंदर हमें एलिमेंट ना दिखाई देकर वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखे जाएं, किस फॉर्म में लिखे जाएं? वो हमारी क्या रहेगी? सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट थ्री नेचुरल। ऐसे याद रख लो बेटा। अगर हमारे पास, जैसे कि हम किसी से बात करते हैं, हम अब तो फिर भी बहुत चीजें सुधर गई हैं, पहले इंग्लिश इतनी अच्छी होती नहीं थी, तो हमें इंग्लिश बिल्ड करनी पड़ती थी, बनानी पड़ती थी। तो जो चीज हमें, देखो ये इंग्लिश ही तो लिख रखी है, जब हमें इंग्लिश को बिल्ड करना पड़ जाए तो कौन सी फॉर्म? सेट बिल्डर। ठीक है, जब हमें एलिमेंट दिखाई दे 1 2 3 4, वो कौन सी फॉर्म? रोस्टर फॉर्म। ध्यान रखोगे, हमारे पास यही दो फॉर्म है। इनके एक दो एग्जांपल करा देता हूं साथ के साथ, ताकि आपको वैसे तो लिख दिया है। ठीक है भाई, अब इसको भी लिखने के कई तरीके हैं हमारे पास। देखिए भाई, अगर कोई सेट है, सेट ए, उसको कैसे लिखा जाएगा? एक्स कॉलन्स। ये लिखना बहुत ज्यादा, कि जो सेट ए है उसके अंदर है एलिमेंट एक्स। अब एक्स को डिफाइन करना पड़ेगा। एक्स, एक्स इज फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर। ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू एक्स कॉलन x belongs to n where x is greater than 0 लेस देन 5। जो x से किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। और x 0 से बढ़ा 5 से, बात तो यही आएगी। आ गई बात समझ में? तो ये भी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। ये भी क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें क्या हमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? क्या इसमें हमें एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? तो जिसमें एलिमेंट दिखाई ना दे वो क्या होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। और हम इसको ऐसे लिखा जाएगा कि ए एलिमेंट सेट के अंदर एक्स एलिमेंट है, और एक्स क्या है? नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और एक्स 0 से बड़ा 5 से, तो 0 से बड़ा 5 से छोटे सारे के सारे नेचुरल नंबर कौन है? एक्स है। समझ में आ गई भाई बात? अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा a इक्वल्स टू 1 2 3 4। ये मेरा क्या बन गया? सेट बन गया है। कौन सी फॉर्म है ये? रोस्टर फॉर्म है।
और ये कौन सी है बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने दो तरीके से लिखकर दिखा दिया है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, ठीक है। उतारो फटाफट। अब इधर देखिए बेटा, मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं। फर्स्ट एग्जांपल कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, रोस्टर फॉर्म। सेकंड एग्जांपल कौन सी फॉर्म दिखाई दे रही है, सेट बिल्डर। क्यों, इसमें एलिमेंट है ही नहीं, उसमें एलिमेंट है। तो हमें इन दोनों को आपस में कन्वर्ट करना है। रोस्टर फॉर्म को किसमें कन्वर्ट करना है, सेट बिल्डर में, और सेट बिल्डर को किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर में। तो ये क्या है, 3 6 9 12। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल्स टू x कॉलन x इज अ मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, लेस देन 13 से छोटे, मल्टीपल ऑफ 3। ये इतना लंबा हो गया, हम इसको और भी छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे, a इक्वल्स टू x कॉलन्स, अब बोलिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है ना बेटा। और जो हमारा x है वो यहां तो बताना पड़ेगा बेटा, इधर देखिए कि जो हमारा x है वो क्या है, 3x नहीं लिखेंगे बेटा, 3n इक्वल्स टू x ऐसे लिखेंगे बेटा, ठीक है ना। हम इसको भी अवॉइड कर सकते हैं। देखो इधर मैं साफ करता हूं इसको, इधर देखो मैंने लिखा कि जो मेरा x है वो क्या है, 3n है। जो x है वो क्या है, 3n है। और फिर n और x को डिफाइन कर दो, x और n दोनों क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। पर n बताना पड़ेगा कि n कहां से कहां तक है, ठीक है ना भाई। क्योंकि अगर आप n की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करते जाओ, x तो बढ़ता जाएगा। या तो आप x को डिफाइन कर दो या फिर आप n को। कैसे, कि जो हमारा x है वो 0 से बड़ा होगा और 13 से छोटा होगा। अगर आप इसको डिफाइन नहीं करना चाहते, आप इसको डिफाइन कर सकते हो n को, कि जो हमारा n है वो लेस देन कितना होना चाहिए, बोलो 12 तक है ना, तो लेस देन 5 होना चाहिए। समझ पा रहे हो। अब ऐसे भी लिख सकते हो पूरा ना लिखकर, कि जो हमने डाला a x कॉलन x इक्वल्स टू 3n, क्योंकि 3n 3 का मल्टीपल है। जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर, और n 5 से छोटा है, n 5 से छोटा है। आ गई बात समझ में। अगर आप x को यहां पर नहीं भी लिखना चाहोगे तब भी काम चल जाएगा। ये बातें आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि x जब नेचुरल हो गया तो नेचुरल नंबर ही निकल कर आएगा, ठीक है भाई। ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इन्होंने ऑलरेडी लिख कर दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, b इक्वल्स टू x, x इज एन इंटीजर, x इंटीजर है, एंड जो x है वो -3 से बड़ा है और 7 से, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर। और ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपस में कन्वर्ट कर लोगे। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, बस सेट का क्या ध्यान रखना, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होने चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करने चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बेस्ट ऑथर ऑफ इंडिया, आपको अपने इंडिया के बेस्ट ऑथर बताने हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, किसी को कोई और अच्छा लगेगा, किसी को कोई, तो ये सेट नहीं बनेगा। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन और निकल कर आता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, कि मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं या फिर जो भी लिखा है उन्होंने, उनकी सभी बुक्स का कलेक्शन, आप कहीं पर भी चले जाओ, उनकी बुक्स का कलेक्शन, एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने कुछ पर्टिकुलर बुक्स लिखी हैं, कोई भी कहीं से भी आके उनको कलेक्ट करने लगेगा तो सेम बुक्स रहेंगी, कोई किसी और ऑथर की तो उठाएंगे नहीं। जब मुंशी, तो ये हो जाएगा वेल कलेक्शन, ठीक है। तो सेट बन जाएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए। तो रोस्टर को सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, और सेट बिल्डर को तो बस एक ही तरीके से लिखा जाएगा, ये रही, ठीक है। उतारो फटाफट। आगे देखते हैं बेटा, टाइप ऑफ सेट। हमारे पास सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के कई और नाम है, ठीक है, मैं लिख देता हूं। एम्प्टी सेट को हम बोलते हैं नल सेट। क्या बोलते हैं, एक नाम और है वॉइड सेट। क्या बोलते हैं, वॉइड सेट, ठीक है ना बेटा। इसका एक नाम और है फाई, ठीक है। तो अब समझिए, एम्प्टी बोलो, नल बोल लो, वॉइड बोल लो या फिर फाई, इसका मतलब वो सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ही ना हो। सेट है, ये रहा सेट, मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो मतलब कि आप कोई ऐसा एग्जांपल दे सकते हो कि आप कोई एम्प्टी सेट बन जाए,
ऐसा नंबर बताइए, या फिर हाँ नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। जीरो भी नेचुरल नहीं है, लेस देन वन भी बोल सकते थे, कोई भी नेचुरल नंबर जो जीरो से छोटा हो पॉसिबल है, तो उसमें क्या आएगा, कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट होगा ही नहीं। ठीक है भाई, आगे आते हैं। फाइनाइट सेट, नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट मतलब जिसके एलिमेंट फिक्स हो, जिसके एलिमेंट फिक्स हो। जैसे कि मैंने एक सेट ए लिखा, मल्टीपल ऑफ 2 लेस देन 10, लो भाई 2 4 6 8 10, गिनती कर सकते हो 1 2 3 4 5, फाइनाइट है। आ गई बात समझ में? तो ये हो गया फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब होता है इनफाइनाइट तक, वो सेट जिसके हम एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट एलिमेंट हो जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट है फाइनाइट सेट, जिसके पास इनफाइनाइट एलिमेंट है इनफाइनाइट सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट होने के लिए कम से कम हमारे पास 2 सेट होने चाहिए, अकेला सेट कभी भी इक्वल। मान लेते हैं मेरे पास सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है 2 1 3। अच्छा यहाँ पर एक बात और मैं भूल गया बतानी, मैं बोला था ना कहीं कहीं बताता रहूंगा। जब भी हम सेट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेट बनाया ए, उसके अंदर एलिमेंट एक ही बार आएगा और ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप आगे पीछे लिख सकते हो पर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखोगे। जैसे कि मेरे पास सेट ए है और सेट बी है, हमें ये बताना कि क्या ये इक्वल एलिमेंट है, इक्वल सेट है। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइज। अब यहां पर बात आ गई साइज की, साइज ऑफ सेट क्या आ गया, साइज ऑफ सेट, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे एन ऑफ ए। इसका मतलब कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है 1 2 3। तो ऐसे अगर मैं लिख दूं एन ऑफ बी, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं 3। ठीक है बेटा, ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन कि दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन क्या रहेगी, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। एलिमेंट क्या है 1, क्या इसमें 1 है, बिल्कुल है। एलिमेंट 2, क्या इसमें 2 है। एलिमेंट 3, क्या इसमें 3 है। इसके पास भी 3 एलिमेंट, इसके पास भी। तो इक्वल सेट होने के लिए एन ऑफ ए इक्वल्स टू एन ऑफ बी। ठीक है ना, तो पहली कंडीशन है ये, कंडीशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन क्या है, सेम एलिमेंट इन बोथ सेट्स। तो फर्स्ट कंडीशन एंड ये फर्स्ट कंडीशन है, और ये हमारी, पहले तो हमें चेक करना है कि क्या दोनों के पास सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। फिर चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट सेम है, नंबर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होंगे तो हम क्या बोल देंगे, हाँ ए और बी सेट कैसे सेट है, इक्वल सेट है। आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, बेटा एक ना सेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, इंटरवल्स। थोड़ा सा समझना इसको ध्यान से। हमने इनइक्वालिटी वाले सिंबल्स पढ़े हैं, अभी इस चैप्टर में भी है, आगे हमारे पास चल के। बस हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, 10th में पढ़ा था, 9th में पढ़ा था, तो उसी की बात करते हैं पहले। ठीक है भाई, तो 2-3 तरीके हैं उनको लिखने के, एक तो ब्रैकेट का यूज होगा, एक इक्वालिटी का, और एक ग्राफिकल नोटेशन का। तो 3 तरीके से समझेंगे। ठीक है भाई, एक ग्राफिकल होगा, एक सिंबॉलिक होगा, और तीसरा हमारे पास है वो ब्रैकेट वाला, एक होगा ब्रैकेट, ठीक है ना, एक होगा सिंबल्स, और एक होगा ग्राफिकल नोटेशन। मतलब एक ग्राफ पे, मतलब कि लाइन लाइन पे बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि जो सबके लिए सेम है, कैसे लिखा जाएगा वो बता रहा हूं। अगर मैंने बोला कि जो मेरा सिंबल्स नीचे लिख लेता हूं, मैंने बोला कि जो मेरी एक्स है, जो एक्स की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 है, तो मैं ग्राफ में कैसे बनाऊंगा, ये रहा 0 1 2, थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं, 4 ले लिया, 3 4, इधर -1, क्या 0 है। इसका मतलब क्या हुआ इस सिंबल का, कि जहां पर मुंह खुलता है वो बड़ा होता है, जहां पर मुंह बंद, जैसे बचपन में कराते थे कि शेर आया, 2 बच्चे थे, एक मोटा था एक पतला था, तो शेर किसको खाएगा, मोटे वाले को। तो जो बड़ा है शेर उसको खाएगा, क्यों, उसका पेट भर जाएगा। तो शेर ने अपना मुंह खोला, एक खुल गया मुंह, तो किसकी तरफ मुंह खुलेगा शेर का, बड़े वाले की तरफ, तभी तो उसका पेट भर पाएगा। तो शेर ने मुंह खोला कि एक्स बड़ा है किससे, 0 से, क्या 0 है।
जीरो नहीं है। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इस पर पेपर पर होलो सर्कल बना देते हैं। समझ में आ गई। और फिर इसको हम कर देंगे डार्क, की साइड है कहां से तक जाना है, 4 तक, तो 4 पर भी क्या बना देंगे, और ये लाइन को हम कर देंगे डार्क। मतलब कि 0 से बड़ी 4 से छोटी सारी वैल्यू। आ गई बात समझ में। ये हो गई हमारी नोटेशन। अगर मैं बोलूं, पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे, सिंबॉलिक ही तो है, ठीक है भाई। लगा दिए सिंबल्स, ग्रेटर देन लेस देन वाले। ब्रैकेट वाली तो हमारे पास दो तरह की ब्रैकेट होती हैं, एक तो होती है स्मॉल ब्रैकेट, एक होती है बिग ब्रैकेट, ठीक है भाई। इन्हीं ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब इधर देखो, अगर मेरे पास कैसे है, इक्वल नहीं है, खाली ग्रेटर और लेस है, तो हम लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। क्या बोलेंगे, 0,4, ठीक है भाई। मतलब कि ये कहलाएगी, अब स्मॉल ब्रैकेट नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी ओपन ब्रैकेट। क्या कहलाएगी, और इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल। क्या बोलेंगे, मतलब 0 इंक्लूड नहीं है, 4 भी इंक्लूड, तो 0 और 4 के बीच की सारी वैल्यू, ठीक है भाई। अगर मैंने बोला कि मेरे पास जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेस देन इक्वल्स टू 4 है, मतलब कि अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं, -1 0 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 इंक्लूड है तो उसको क्या कर देंगे डार्क, 4 भी इंक्लूड है उसको क्या कर देंगे, और बीच वाली लाइन को भी क्या कर दोगे, डार्क कर देंगे भाई। समझ में आ गई। ये हो गया ग्राफिकल नोटेशन। इस सिंबॉलिक तो आपने देख ही लिया है। अब इधर कैसे लिखोगे, क्लोज इंटरवल। क्या लिखोगे, क्लोज इंटरवल 0,4। समझ में आ गई। ये कौन सा इंटरवल है, ओपन, और ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल है। अब इसमें भी छोटी छोटी चीजें हैं, ये देख लो फटाफट। क्या है, एक बार ये उतार लो। देखिए बेटा, उधर वो थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था, मैंने थोड़ा खुला लिख दिया था। इधर देखिए, x 0 से बड़ा है और 4 से, तो 0 वैल्यू इंक्लूड, 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो ओपन इंटरवल 0,4, मतलब 0 भी नहीं है और 4 भी नहीं है, ये ब्रैकेट बता रहे हैं हमें। अब इसमें x 0 भी है और, तो क्लोज इंटरवल 0, मतलब 0 और 4 के बीच की सारी वैल्यू, 0 भी और 4 भी। इधर देखिए, x 0 के इक्वल है पर 4 के इक्वल, तो 0 के इक्वल है तो 0 पे क्लोज इंटरवल और 4 पे ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट। समझ पा रहे हो। इधर 4 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड, तो मतलब 0 पर तो ओपन, 4 पर क्लोज। तो जहां पर क्लोज होगा वो वैल्यू इंक्लूड होगी और ये वैल्यू एक्सक्लूड होगी, इंक्लूड नहीं होगी। ये वैल्यू इंक्लूड है, ये वैल्यू इंक्लूड, ये दोनों इंक्लूड है और ये दोनों ही इंक्लूड नहीं है। तो सेम इस पर आ जाएगा हमारे पास। अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 तक है बेटा, सॉरी, 4 4 0 1 2 3 0 1 2 3, दोनों इंक्लूड नहीं है, तो दोनों पे कैसा, होलो सर्कल, बीच में डार्क। दोनों इंक्लूड है, दोनों पे कैसा, डार्क। ये डार्क दिखाता है कि ये वैल्यू इंक्लूड और बीच में भी डार्क। 0 इंक्लूड है, 0 पे डार्क, 4 पे होलो, 0 पे होलो, 4 पे डार्क और बीच में भी डार्क। समझ पा रहे हो। ये है असली फंडा। ये दोनों बड़ा जरूरी है, वो तो बहुत ही कम आता है, अपने आगे सिलेबस में भी है, 5th चैप्टर, उसमें थोड़ा बहुत आएगा, पर ये बहुत जरूरी है। क्या बोलेंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ठीक है ना। इन ब्रैकेट को बोलेंगे क्लोज, इसको बोलेंगे ओपन। क्लोज है, इधर से ओपन है, इधर से ओपन है, इधर से क्लोज है। जो क्लोज होगा वो वैल्यू इंक्लूड होगी, जो ओपन होगा वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। जल्दी देखो बेटा, अगला टॉपिक है हमारे पास सेट। वैसे सेट के अंदर था बेटा ये इंटरवल्स, पर मैंने थोड़ा सा अलग बता दिया ताकि समझना इजी रहे। अब इधर देखिए, हमें समझाना है सेट्स। क्या बताना है, सॉरी, सब सेट। क्या बताना, सब सेट, मतलब किसी सेट का सेट। तो इसमें हमारे पास एक सेट निकल कर आता है, यूनिवर्सल सेट। क्या निकल कर आता है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है मेरे पास 1 2 3 4 5, जिसके अंदर ये 5 एलिमेंट है, ठीक है भाई। तो मैंने एक सेट बनाया, सेट ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3।
मैंने एक सेट बनाया सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट है 3 4 5। मैंने एक सेट बनाया सेट सी जिसके अंदर एलिमेंट है 5। मैंने एक सेट बनाया सेट डी जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 5। आ गई बात समझ में? अब एक इधर देखिए फटाफट, एलिमेंट 1 2 3 क्या इस सेट यू सेट में है? एलिमेंट 3 4 5 क्या यू सेट में है? एलिमेंट 5 क्या यू सेट में है? एलिमेंट 1 3 5 क्या यू सेट में है? तो इनके सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? अगर आप देखो क्या लगेगा कि भाई ए सेट यू के यू से निकल कर आया है, बी सेट कहां से आया है? ए सेट भी यू से आया, बी सेट भी, सी सेट भी, और ये सारे सेट किसके अंदर से आए हैं? तो यू बन जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल सेट। और ये सारे के सारे इसके क्या कहलाएंगे? सबसेट्स। क्या कहलाएंगे? आप इसको लिखने का तरीका देखो कि ए है सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बी सबसेट ऑफ, सी सबसेट ऑफ, डी सबसेट ऑफ। तो यूनिवर्सल सेट के तो सारे ही सबसेट होते हैं। आगे बात समझ में? अब एक बात बताओ, सी के पास क्या है? क्या बी के पास भी 5 है? तो जो सी है वो सबसेट है किसका? क्योंकि सी बी के अंदर से भी तो आ सकता है। ये बात समझ रहे हो? आ गई बात समझ में? तो जरूरी नहीं यूनिवर्सल का ही हो। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो सेट है अगर वो एलिमेंट किसी और के अंदर भी है तो वो उसका क्या बन जाएगा? पर बी सी का सबसेट नहीं होगा। क्या बी सी का सबसेट होगा? क्या बी के सारे एलिमेंट सी के पास हैं? तो ये इसका सबसेट है। तो सबसेट और सेट का चीजें आई बात समझ में? एक चीज और रह गई थी पीछे, वो भी बता देता हूं। ये बात समझ में आई? सबसेट क्या होगा? कि जिसके अंदर जो एलिमेंट आ रहा है। ठीक है भाई, उतारो, मैं बोला कर चालू। देखो बेटा इधर हमारे पास सेट ए है, तो मैंने बोला कि 1 सेट ए के अंदर है। तो जब 1 क्या सेट ए के अंदर है तो यहां पर हम सिंबल लगाते हैं ई का ऐसे, ये कहलाता है बिलोंग्स। क्या कहलाता है? कि 1 बिलोंग्स टू ए। 1 होगा, क्या होगा? 1 एक एलिमेंट होगा, क्या होगा? और ए होगा एक सेट। लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट ही होना चाहिए, राइट हैंड साइड सेट ही होना चाहिए, तभी क्या आएगा बीच बीच में? बिलोंग्स आएगा। ठीक है बेटा? आगे जैसे कि मैं आपसे पूछूं बेटा आप कहां से बिलोंग करते हो, आप क्या बोलोगे? सर हरियाणा से, दिल्ली से। अपने अपनी स्टेट बताओगे। अगर मैं थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं अपनी डिस्ट्रिक्ट बता दोगे। थोड़ा सा और स्पेसिफिक पूछूं अपना क्या बता दोगे? गांव बता दोगे, विलेज बता दोगे। आप कहां से आते हो जनरली, वही बात है ना। तो बस वही पूछा कि ए कहां से, 1 कहां से आता है? ए से। तो 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू, 8 बिलोंग्स टू, क्या 8 ए को बिलोंग करता है ही नहीं। तो ये आएगा नॉट बिलोंग्स। क्या आ जाएगा? अगर बिलोंग करता है तो ठीक है, नहीं तो बिलोंग्स वाला सिंबल लगा के ऐसे काट देंगे, उसका मतलब होता है नॉट बिलोंग। इसी बात को समझते हुए आप इधर आ जाओ। ये अभी इसलिए बताया, वहां नहीं बताया था क्योंकि यहां पर समझना जरूरी है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरे पास सेट है, क्या है? सेट ए है 1 2 3 4। ठीक है भाई? एक सेट बी है 1 2 3। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? पक्का? अब मैंने बोला कि जो सेट बी है वो वो सब सेट है किसका? एक का। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या था? एलिमेंट। और यहां पर राइट हैंड साइड क्या है? सेट। पर जब सेट का सिंबल आता है सब सेट का, तो यहां पर भी क्या होगा? सेट। और दूसरी साइड भी क्या होगा? सेट होगा। जब बीच में क्या आ जाए? सब सेट का सिंबल, तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। और जब बीच में बिलोंग्स आ जाए तो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट होगा और राइट हैंड साइड सेट होगा। ये ध्यान रख लेना। और एक एग्जांपल है आपकी क्वेश्चन है एक, वो अभी कराऊंगा, बड़ा जरूरी है, पहले ये समझ लो। समझ में आया? देखो फटाफट। देखिए बेटा मान लेते हैं कि हमारे पास एक सेट है ए जिसके पास एलिमेंट है 1 2 3। तो बेटा मैं इन एलिमेंट का यूज करके कितने और सेट बना सकता हूं? आ रही है बात समझ में? मेरा क्वेश्चन समझिए। मेरे पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3। इन 3 एलिमेंट का यूज करके मैं कितने और सेट बना सकता हूं? मतलब कि वो एक क्या रहेंगे? सब सेट रहेंगे। तो मुझे सेट बनाने, उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सेट फॉर्म बाय द
एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट क्या रहेगा 2 की पावर n, और ये n क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर कितने हैं n ऑफ ए, साइज ऑफ ए कितना है 3, तो बस लगा दो 2 की पावर कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितना 8। तो मतलब कि इससे मैं कितने सेट बना सकता हूं 8 सेट और बन सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने एक सेट बनाया, क्या बनाया 1, बन गया सेट, एलिमेंट है 1, बाहर सेट का निशान लगा दिया, सिंबल लगा दिया। दूसरा सेट बना 2, तीसरा सेट बना 3। यहां पर ध्यान से देखना बेटा, एक जरूरी बात बताऊंगा। अगला सेट बना 1,2, अगला सेट बना 2, अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर एक सेट ये बन रहा है 3,1, 3, हाँ बने, ये तो बनेगा ही बेटा, ये नहीं बताना था, आगे बता रहा हूं, ये तो बनेगा ही। देखिए क्या है 1, ठीक है भाई, पहले तो अकेले अकेले ले लिए, फिर बाद में मैंने पेयर में ले लिए, 1 को 2 के साथ, 1 को 3 के साथ, 2 को 3 के साथ। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो सेट बन रहा है 3,1, इसमें बस क्या क्या 1 पहले था 3 बाद में, तो उसमें 3 पहले 1 बाद में, सेम ही तो है, क्योंकि अरेंजमेंट मैटर नहीं करती, आप कहीं भी लिख सकते हो। इसके अंदर 2 एलिमेंट कौन कौन से 1 और 3, इसके अंदर भी 2 एलिमेंट कौन कौन से 1, ये तो दोनों सेम सेट हो गए। आ गई बात समझ में, तो वो अलग अलग सेट नहीं है, ध्यान रखना बेटे। अब आगे देखिए, एक बना 1 2 3, कितने बन गए बेटा ये 1 2 3 4 5 6 7, कितने बनने चाहिए थे 8। सर 7 ही बने, आप कोई भी बना के देख लेना, हमेशा एक कम बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक सेट होता है जिसको हम बोलते हैं फाई, पढ़ा था ना एमपीटी सेट, वॉइड सेट, ये वो सेट है, क्या है ये सेट है बेटा, ये क्या है ये सेट, आगे बात समझ में। और फाई सभी का सबसेट होता है, सभी सेट का, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। तो जो फाई है वो सभी कितने भी सेट बना लो उन सबका सबसेट रहेगा। फाई का मतलब क्या, फाई को आप ऐसे भी लिख सकते थे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते थे खाली छोड़ के, ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत हो जाएगा। यहां पर हमें क्या समझना है कि हम कितने सेट बना सकते हैं किसी भी एक सेट से, तो 2 की पावर n। अब इधर देखते जाइए, अगर मैं इन सभी सेट्स को एक सेट में डाल दूं, इन सभी सेट्स को एक एलिमेंट, ये अब इस बड़े सेट के लिए, बड़े सेट के लिए ये एक एलिमेंट है, 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 एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट, तो इस बड़े सेट में कितने एलिमेंट हो गए 8। आ गई बात समझ में, तो ये कहलाएगा पावर ऑफ सेट, क्या कहलाएगा पावर ऑफ सेट, क्या कहलाएगा, मतलब कि कोई भी हमें सेट दे रखा है ए, उसके सभी सेट बनाकर उसका एक सेट बना दूं, इसके सारे सेट बना दिए और उन्हीं सेट्स का मैंने एक सेट बना दिया, तो क्या बन जाएगा वो पावर ऑफ सेट। ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी जरूरत पड़ती है आगे काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। पावर ऑफ सेट समझ में आ गई बात, सभी सेट्स का एक सेट बना दो, पावर ऑफ सेट बन जाएगा। अब ये देखिए बेटा, ये किसका काम कर रहा है, अब एक एलिमेंट है ये, तो ये एलिमेंट इसी फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूं, पहले ये देख लो। देखिए बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, अभी 2 बातें बताई, बिलोंग्स वाली और सबसेट वाली, वो अब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब इधर देखते हैं, हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट 1 2, तो देखिए बेटा ध्यान से, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, अगर ये कहीं जाएगा तो 3,4 और बाहर ये कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में ही जाएगा, अलग अलग है, ठीक है ना बेटे। जैसे मैं सेट ए के अंदर घुसा, ये कर्ली ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, ये इस सेट के लिए है, उसके अंदर जो भी कुछ होगा सारे के सारे सेट ए के लिए एलिमेंट हैं, तो 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट और ये कर्ली ब्रैकेट के साथ 3,4 एक एलिमेंट और एक 5 एलिमेंट है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। अब इधर आ जाओ 3,4, ये सिंबल देखिए पहले, किसका सिंबल है ये सबसेट का। अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर बिलोंग्स है और सबसेट है, बिलोंग्स है तो लेफ्ट साइड क्या रहेगा एलिमेंट,
क्या रहेगा, और इधर क्या रहेगा, सेट। अगर सब सेट का सिंबल है, इधर भी क्या रहेगा और इधर भी क्या रहेगा, सेट। क्या ये सेट है, किसका सिंबल है, सबसेट का, क्या ये सेट है, ये एज इट इज यहां है और ये करली ब्रैकेट के अंदर है, करली ब्रैकेट के अंदर करली ब्रैकेट है, हमें इस बात से कोई मतलब है। इस करली ब्रैकेट के अंदर आने वाला हर एक चीज किसका काम करेगा, एलिमेंट का। इस कॉमा के बाद ये कॉमा आया है तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये क्या है, सेट। तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। क्या हो गया ये, फॉल्स। ये हो गया फॉल्स। अब इधर आ जाओ, ये कौन सा सिंबल है, बिलोंग्स का। बिलोंग्स के लेफ्ट में क्या होना चाहिए, एलिमेंट, राइट में क्या होना चाहिए, सेट। क्या ये एक एलिमेंट है, ये ट्रू है। अब इधर आ जाओ, क्या ये एलिमेंट है। अब एलिमेंट के बाहर मैंने क्या लगा दी, करली ब्रैकेट। किसी भी एलिमेंट के बाहर अगर करली ब्रैकेट लग जाए तो क्या बन जाता है, वो सेट बन जाता है। क्या ये सबसेट है ए का, बिल्कुल है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, वो ए के अंदर आ रहा है और उसके हमने क्या बना दिया, सेट बना दिया। हाँ, तो ये भी ट्रू है। क्या है ये, ट्रू। ये फॉल्स है। क्या वन बिलोंग्स ए, क्या ये एलिमेंट है, क्योंकि ये किसका सिंबल है, बिलोंग्स का। बिलोंग्स के लेफ्ट में एलिमेंट होना चाहिए, क्या एलिमेंट है, तो ये ट्रू है। क्या वन सबसेट है ए का, क्या वन ए का सबसेट है, ये क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। क्या वन सेट है, वन तो एक एलिमेंट है, तो ये हो गया फॉल्स। अगर इसको ठीक करना हो तो मुझे यहां पर क्या लगानी पड़ेगी, करली ब्रैकेट। क्या लगानी पड़ेगी, करली ब्रैकेट। अगर मुझे इसको सबसेट बनाना है तो यहां पर भी क्या लगाना पड़ेगा, एक करली ब्रैकेट। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत, ठीक है भाई। मैं उठा देता हूं ताकि तुम पजल ना रहो। अब आ गया जो यहां पर आगे थोड़ा सा पेच आएगा। अब इधर देखिए 1 2 5, 1 2 5, ये क्या है, सबसेट। बाहर क्या लगा रखी है, ब्रैकेट। क्या 1 2 5 इसके एलिमेंट है और उसके बाहर हमने क्या बना दिया, सबसेट। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। क्या हो गया ये, ट्रू। 1 2 5 बिलोंग्स, क्या ये सेट है, सॉरी एलिमेंट है। ये अब एलिमेंट नहीं रहे, क्यों, करली ब्रैकेट से क्या बन गए, ये सेट बन गए हैं। तो ये क्या हो गया, अगर ये करली ब्रैकेट नहीं होती तो क्या रहता, ये सेट रहता, सॉरी एलिमेंट रहते। अगर ये करली ब्रैकेट नहीं होती तो ये क्या रहते, एलिमेंट रहते। अब ये एलिमेंट नहीं है, अब ये सेट बन चुका है। इधर आ जाओ 1 2 3, क्या 3 अकेला आ सकता है, क्योंकि 3 और 4 और ये करली ब्रैकेट ये तो पूरा मिलके एक है ना, तो ये कुछ भी हो चाहे ये तो क्या रहेगा। क्या 5 बिलोंग्स करेगा, क्या इसके अंदर कहीं 5 दिख रहा है, ये आ गई असली बात। अब क्या इसके अंदर कहीं पर भी कोई 5 है, नहीं है। तो क्या 5 जब एलिमेंट ही नहीं है, क्या वो बिलोंग कर सकता है, जब बिलोंग नहीं कर सकता तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या 5 सबसेट होगा ए का, भाई 5 तो सबका ही सबसेट होता है, तो ये हो गया ट्रू। 5 और बाहर करली ब्रैकेट, मतलब ये क्या बन गया, सेट। और ये क्या है, सबसेट। क्या ये सेट इसका है, ये तुम्हें बताना है, यही तुम्हारा होमवर्क। अब ये दोनों समझ में आ गए। अगर ये उसका एलिमेंट होगा तभी तो सबसेट बनेगा भाई। अगर 5 उसका एलिमेंट है, क्या कहीं पर वहां पर एलिमेंट दिखाई दे रहा है, तो ये तभी तो हम इसको, भाई अब करली ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एलिमेंट है, क्या ऐसा एलिमेंट है, तो आपको बताना है ये क्या होगा। समझ में आई बात, फॉल्स होगा, ट्रू होगा। मेरी तरफ से ये क्वेश्चन खत्म हुआ, ठीक है, उतारो। देखो भाई आगे बात करते हैं। हमने पढ़ लिया था अभी तक सबसेट के बारे में, बहुत कुछ पढ़ लिया था। अब आगे हमारे पास आता है यूनियन। क्या आता है, यूनियन और इंटरसेक्शन। इन दो को समझते हैं पहले। अच्छा, आप जब नहाते हो दो तीन तरीके से नहाते हैं कुछ बच्चे। कुछ तो बाल्टी भर के नहाते हैं। तो मान लो आप बाल्टी भर के जब नहाते हो, जो मग है उसको कैसे रखते हो, सीधा रखते हो। ये रहा आपका मग, ठीक है ना। आपको नहाना है तो उसको सीधा रखना पड़ेगा, तभी आप इसके अंदर क्या डाल पाओगे, पानी डाल पाओगे, अगर आप अपने ऊपर डाल पाओगे। अगर मग उल्टा होगा तो क्या इसके अंदर पानी रहेगा। तो बस कुछ ऐसे ही याद रखना कि हमारे पास दो सिंबल होंगे, एक यूनियन का और एक इंटरसेक्शन का। जब यूनियन होगा उसके लिए सिंबल रहेगा यू, और जब इंटरसेक्शन होगा उसके लिए सिंबल रहेगा उल्टा यू, ठीक है भाई। तो अब इसमें एक चीज आ गई कि हमारे पास एक सेट है ए 1 2 3 4 और एक सेट है बी 2 4 6 8। अगर मुझे इसका
ए यूनियन बी करना है, मतलब कि मुझे ए को भी डालना पड़ेगा और मुझे दोनों इसके अंदर डाल सकते हैं ना, तो डाल दो, मतलब कि ए के भी एलिमेंट सारे और बी के भी एलिमेंट। तो लिखिए क्या बनेगा, पहले तो कोई भी एक सेट पकड़ लो, मान लीजिए ए पकड़ लिया, उसके सारे डाल दो, 1 2 3 4 डाल दिए। अब बी पर आ जाओ, टू तो ऑलरेडी डल चुका है, क्योंकि एक एलिमेंट एक ही बार आता है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अरेंजमेंट से कुछ फर्क है, आप कहीं भी लिख सकते हो सेट के अंदर। 2 आ चुका है, 4 आ चुका है, 6 एंड 8, तो ये आपको आ गया ए यूनियन बी। समझ में आ गई बात। ऐसे ही मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर हम कुछ भी डाल फिर भी एक दो बूंद पानी की ड्रॉपलेट चिपक जाती है ना, तो समझ लो कि जो एक दो बूंद चिपकी है, कुछ मेहनत ए ने की और कुछ मेहनत, जब दोनों एक जैसी मेहनत की है तो कुछ तो चिपका दिया पानी उन्होंने ऊपर। तो बस वैसे ही याद रख लेना कि दोनों की मेहनत मतलब कि दोनों का साझा, ठीक है ना, मतलब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है वो लिखना है। जैसे कि दोनों में 2 है और दोनों में, तो इसमें आएगा 2,4। तो दोनों की साझी मेहनत है बेटा, दोनों ने मिलकर मेहनत की है कि एक ही पॉइंट के ऊपर कि भाई इसको तो हमें बचाना है, इसको तो हम जाने नहीं दे सकते। तो यूनियन पता लगा, इंटरसेक्शन पता लगा। यूनियन का मतलब है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी, ठीक है ना। ऑफिस में इंटरसेक्शन का कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। कॉमन मतलब समझ पा रहे हो ना बच्चे, कि इसके अंदर थोड़ा सा ही पानी रहेगा, बट इसके अंदर तो हम पूरा फिल कर सकते हैं, तो जो भी एलिमेंट हम सबको इसके अंदर फिल कर देंगे। अभी तो यहाँ पर 2 सेट की बात हो रही है, यहाँ पर 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लिख लेना। अब आगे देखिए इसका एक एग्जांपल और, मान लेते हैं कि मेरे पास एक सी एलिमेंट और है 1 3 5 7, ठीक है भाई। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, और ए बी सी तीनों का यूनियन, मतलब कि ए को भी डाल दो सी को भी डाल दो, ठीक है। सर यहाँ पे तो 2 मग हो गए, तो बेटा 2 से मतलब नहीं है, कहने का मतलब तीनों का हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो कोई भी एक सेट पकड़ो, पहले सेट पकड़ा 1 2 3 4, अब सेट बी पर आ जाओ, 2 आ चुका है, आ गया है, 4 भी आ गया है, 6 8, अब आगे 1 आ गया है, आ गया है, 3 आ गया है, 5 और 7 रहता है, 5 एंड, समझ पा रहे हो, ये हमारे पास यूनियन बन जाएगा। अगर मुझे इंटरसेक्शन निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब वो पोर्शन देखना जो तीनों में है। क्या 2 है इसमें, इसमें भी है पर इसमें नहीं है, तो वो नहीं आएगा। आगे क्या 1, इसमें 1 नहीं है, इसमें 1 है, वो भी नहीं आएगा। 3 इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। 4 4, तो इनका इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, खाली 5, कुछ भी नहीं। समझ पा रहे हो। अगर आप 3 का नहीं कर पा रहे हो, पजल हो जा रहे हो, उसके भी करने का एक तरीका है, देखो कैसे रब कर दूंगे। अब इधर देखो, हमें करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले 2 का इंटरसेक्शन कर लो, पहले तो निकालो। ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बोलिए क्या बनेगा, 2,4, क्या बन गया 2, अब ये पूरा मिलके एक सेट बन गया, देखो एक नया सेट आ गया है ना। तो किसी का भी इंटरसेक्शन एक सेट देगा, किसी का भी यूनियन भी एक सेट ही देगा, तो एक सेट बन गया। अब इसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो अभी 2 4 में और 1 3 5 7 में कॉमन ढूंढिए, कुछ भी नहीं है, तो क्या रह जाएगा, खाली, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, और 5। समझ पा रहे हो, आ गई बात समझ में, यूनियन समझ में आया, इंटरसेक्शन समझ में आया। अब इसका वेन डायग्राम करते हैं, एक बार ये देख लो। अब हमें इनके वेन डायग्राम की बात करनी है बेटा, ठीक है ना, वेन डायग्राम। तो बेटा इसमें क्या होगा, हमें सेट को रिप्रेजेंट करना है डायग्रामेटिकली, ठीक है ना, डायग्राम बनाना कुल मिला के। तो एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट, क्या होता है, तो उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। और कोई यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, और कोई भी सेट है यूनिवर्सल के अलावा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, ठीक है ना भाई। मान लेते हैं कि मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये रहा,
ठीक है भाई, ये है यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7, कहीं पर भी, हमें इस बात से मतलब है। तो जो मेरा यूनिवर्सल सेट बनेगा, मैं थोड़ा सा इसको रब करता हूँ बेटा, स्पेस की कमी है। एक बार चलो मैं यहीं लिख देता हूँ, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके पास है 1 2 3 4 5, ठीक है भाई, ये भी रब कर देता हूँ, ये समझ में, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो इधर यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, और एक सेट है ए, उसमें है 1 2 3, और एक सेट भी है जिसके अंदर है 3 4 5, ठीक है भाई। तो यूनिवर्सल सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से। और सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सर्कल से। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, लो बना लो, बन गया बेटा। इसको हम रिप्रेजेंट कर दिया हमने रेक्टेंगल से, एलिमेंट डाल दो 1 2 3 4 5, यही एलिमेंट होंगे। बट ए सेट आया कहां से? यूनिवर्सल सेट से, तो उसको दिखाना पड़ेगा बेटा हमें। तो ये रहा हमारा सेट ए, ये यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा सेट ए है, ठीक है भाई। क्या है ये? सेट ए है। तो सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, 1 2 3, किसके अंदर है ये? तो जो बच गए वो कहाँ होंगे? सेट ए से बाहर, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन बच गया? 4 5, तो 4 इधर आ गए और 5 आ गई। बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है ना? अब हमारे पास एक सेट बी भी है, क्या है कि ये यूनिवर्सल सेट रहा, ये सेट बी रहा। सेट बी के अंदर क्या है? 3 4 5, 3 4 5। तो सेट बी से बाहर क्या होगा? यूनिवर्सल सेट बचा हुआ, 3 4 5 को छोड़ दो, 3 4 5 1 2 6, 1 2 6, यही होगा। अब इन दोनों को हमें एक साथ दिखाना है, देख लीजिए बेटा, ये सेट ए है और ये सेट बी है। सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3, और सेट बी के अंदर 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यूनिवर्सल सेट में कौन बच गया? 6। ये हमारा है सेट ए, ये सेट बी, और ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है भाई। अब यहां से समझिए इधर फटाफट, हमारे पास मैंने बोला कि जो मेरे पास सेट ए है 1 2 3 है, ये रहा सेट ए जो ग्रीन से बना है। क्या इसके अंदर 1 2 3 दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत? अब सेट बी है जिसके अंदर है 4 3 4 5, ये रहा सेट बी जिसके अंदर 3 4 5 है, 3 4 5। देखो ये ब्लू के अंदर है और ये ग्रीन के अंदर भी है। तब यहां से हमें क्या समझने को मिला कि हमारे पास जो बनता है ए यूनियन बी, वो क्या होता है बेटा? दोनों का कॉम्बिनेशन। बना दो 1 2 3 4 5। क्या हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बना है उसके अंदर 1 2 3 4 5 है? क्या इसके अंदर 1 1 2 3 4 5? देख लीजिए, सेट ए और सेट बी को मिलाकर, सेट ए और सेट बी को मिलाकर, अगर मैं इसके इंटरसेक्शन की बात करूं, किसकी? इंटरसेक्शन की, ए इंटरसेक्शन बी, क्या बनना चाहिए? दोनों का कॉमन। वेरी गुड। तो क्या कॉमन है? 3। अब ध्यान से देखिए बेटा, इन दोनों के कॉमन में क्या रहा है? क्या रहा है कॉमन? तो वो पोर्शन जिसमें ए भी हो और बी भी हो, तो यही तो वो पोर्शन है जिसमें ए भी है और बी भी है। देखिए ये ए का भी पोर्शन है, ग्रीन में भी है, और ये बी का भी पोर्शन है, ब्लू में भी है। तो ये आ गया कॉमन पार्ट, ठीक है भाई। और कॉमन पार्ट में आ गया 3, तो मैं बोल सकता हूं ये हुआ मेरा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है भाई। और ये कंप्लीट दोनों मिलके हुआ ए यूनियन बी। समझ पा रहे हो? तो हमें कैसे इंटरसेक्शन बनाना है? वेन डायग्राम समझने के लिए बड़ा इजी रहता है। हम यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट कर देंगे और सेट को सर्कल से। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट होंगे, उसके अंदर जो जो सेट बनते जा रहे हैं, अगर एक सेट सी भी होता 6, तो एक सेट सी भी बना देते। लो भाई ये सेट सी बन गया। समझ पा रहे हो? अगर कंबाइन में होता तो फिर से कहीं मिला देते, ठीक है भाई। आप कई बार देखोगे, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको इधर, वो मिलेगा आपको कई बार बहुत सारी बुक्स में, कि हमारे पास एक सेट है यूनिवर्सल सेट, ठीक है भाई। उसके अंदर एक सेट ए है, एक सेट बी है,
और एक सेट सी है, एक सेट सी है। अब देखिए बेटा ध्यान से, जो ये वाला पोर्शन है ये ए में भी है, बी में भी है, और तो ये क्या बन जाएगा, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बन जाएगा। अब इधर देखिए, ये वाला पोर्शन ए में भी है, और तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन, ये वाला पोर्शन बी में भी है, और ये बन जाएगा बी इंटरसेक्शन, और ये वाला ए में भी है और सी में भी है, तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है भाई। अगर मैं खाली ए की बात करूं, किसकी, ये रहेगा जिसके अंदर ये वाला भी है, ये वाला भी है, और ठीक है भाई, और बी ये रहेगा जिसके अंदर ये और सी में ये रहेगा। अगर मैं नंबरिंग कर दूं इनकी तो 1 2 3 4 5 6 और बीच में रेड कितना 7। ठीक है बेटा। जो सेट ए है, सेट ए में क्या क्या आएंगे एलिमेंट, क्या करेगा 1 2 6 7, 1 आएगा पोर्शन, 2 आएगा, 6 आएगा, और बता रहा हूं कि कौन कौन से पोर्शन आएंगे इसलिए सेट नहीं बना रहा। बी में कौन कौन से सेट आए, वो आएगा पोर्शन 3 2 7 4, 2 3 4 7, और सी में 4 5 6 7, 4 5 6 7। ये तो सेट ए बी सी की बात हो गई। ए यू इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा 6 आएगा, बी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा 4, और ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा 2। ठीक है ना। और तीनों में क्या है, तीनों के इंटरसेक्शन में क्या आएगा 7 वाला पोर्शन आएगा। समझ पा रहे हो। अगर मैं इन तीनों का यूनियन कर दूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसमें क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसमें सारे आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत हो जाएगा, फटाफट देख लो, उतार लो इसको। देखिए बेटा आगे बात करते हैं, दो बातें हमने सीख ली, इंटरसेक्शन एंड यूनियन। अगर इंटरसेक्शन यूनियन सीख चुके हो, अगर मैं किसी का भी निकालने चाहूं, हमारे पास एक एग्जांपल है, ए यूनियन बी निकालना है मुझे, बोलिए 1 2 3 4 3 आ चुका है, 4 5 क्या आएगा इसके अंदर 1 2 3 4 5। ठीक है भाई। अगर मुझे डी और ई का निकालना है, डी यूनियन बी, सॉरी ई, डी यूनियन ई, तो 2 4 6 2 4 6 1 4 6, तो 1 तो है ही नहीं, 1 तो है, बाकी सब कुछ ठीक है भाई, 1 आ जाएगा भाई। 2 4 6 तो आ गया, 1 आ गया, 4 ऑलरेडी आ चुका है, 6 ऑलरेडी, किसी का भी निकाल सकते हैं, सी और ई का निकाल सकते हैं, सी यूनियन ई, बोलिए 1 3 5 1 3 5, और 1 आ चुका है, 4 6 4। अब इधर देखिए बेटा, मैंने निकाला सी यूनियन ई का, अब मैं निकालता हूं ई यूनियन सी, बोलो 1 4 6 1 4 6, और 1 3, 1 तो आ चुका है तो 3, क्या हमारा सी यूनियन ई इक्वल्स है ई यूनियन सी के, चेक करो भाई, 1 1 3 3 5 5 4 4 6 6, तो सारे सारे सेम एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में क्या है सेम है। तो हमने देखा कि हम सी यूनियन ई करें या फिर ई यूनियन सी करें, वो क्या रहेगा हमारा सेम सेट रहेगा। समझ पा गए हो। अब इंटरसेक्शन की देख लेते हैं। मैंने बोला कि मुझे निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, बोलो दोनों में कॉमन क्या है 3, दोनों में आ गया कॉमन। मैंने बोला कि सी इंटरसेक्शन डी निकालो, बोलो 3 में है 1, सी में है 1 3 5, और डी में है 2 4 6, कुछ भी कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ गया, क्या आ गया 5। या फिर कुछ और निकालो, डी इंटरसेक्शन ई निकालो, बोलो भाई 2 4 6 1 4 6, तो 4 एंड 6। ठीक है भाई। अब मैंने बोला कि ई इंटरसेक्शन डी निकालो, ई इंटरसेक्शन डी 1 4 6 2 4 6, 4 और 6 कॉमन है, 4 और, तो हमने देखा कि भाई डी इंटरसेक्शन ई और ई इंटरसेक्शन डी ये भी सेम आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे पास जो डी इंटरसेक्शन ई है और वो ई इंटरसेक्शन डी ये भी क्या रहेंगे सेम रहेंगे। आप किन्हीं दो सेट का यूनियन कर लो, पलट के भी यूनियन करोगे तब भी वही आएगा।
अगर इंटरसेक्शन कर रहे हो पलट के करोगे तब भी वही आएगा। सेट आगे पीछे लिखने से कुछ फर्क, क्यों? क्योंकि हमारे पास सेट के अंदर अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ता है। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत? अब ये देख समझ गए, अब आगे देखते हैं, देखो फटाफट। अब मैं बात करता हूं माइनस की। किसकी? मैंने बोला कि मुझे चाहिए a माइनस बी। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि जो माइनस हो रहा है ना वही नहीं आना चाहिए, जो माइनस हो रहा है वो नहीं आना चाहिए। बस फिर क्या आएगा? जो माइनस नहीं हो रहा है, तो ए तो सेम है तो ए आएगा पर बी नहीं आएगा। मान लीजिए मैं लिख देता हूं सर ए आना चाहिए, तो ए लिख दिया हमने 1 2 3, पर बी नहीं आना चाहिए। बी के पास क्या है? 3 4 5, बट 3 तो आ चुका है और 3 किसके पास है? तो जब बी जाएगा, बी अपने हर एक एलिमेंट को लेकर जाएगा, बी का एक भी एलिमेंट वहां नहीं दिखेगा, तो 3 भी इधर नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी 1 2। अगर मैं b माइनस ए निकालूं, मतलब b के सारे एलिमेंट आएंगे, a का एक भी एलिमेंट है, तो b के एलिमेंट लिख दो 3 4 5 लिख दिया। अब a के हटाने हैं, a का 1 2 3, 3 दोनों में आ रहा है, 3 तो आ रहा है, तो 3 हमें हटाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए के। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? माइनस करना आया, किसी और का माइनस कर लो, d माइनस ई करो। चलो भाई, d में से e माइनस करो, 2 4 6 1 4 6। अगर मैं लिखने जाऊं तो 2 4 6 लिखूंगा, उसमें से वो हटा देंगे जो e के पास है 4 6, तो खाली क्या आ जाएगा? अगर मैं लिखने जाऊं c माइनस डी 1 3 5 और d है 2 4 6, तो 1 3 5। सी के सारे आने हैं पर डी वाला एक भी एलिमेंट है, पर इन दोनों में कुछ कॉमन है नहीं है। आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हो जाएगा? उतार लो एक बार इसको। बेटा अब एग्जाम्पल समझा दिया, सब कुछ करवा दिया, अब आपको समझना ये इजी रहेगा। पहले समझाता शायद समझ में ना आता। इधर देखो, मैंने बोला कि ए यूनियन बी, क्या बी यूनियन ए इक्वल होगा? होगा। ठीक है, उन्होंने बोल रखा है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा? बी इंटरसेक्शन ए के होगा। तो ये दोनों मिलके ये यूनियन वाले हैं बेटा सारे, और ये सारे इंटरसेक्शन वाले हैं। तो भाई ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, फिर बी इंटरसेक्शन ए दोनों इक्वल होंगे, हमने प्रूव भी किया था। क्या है वो? कम्यूटेटिव लॉ। ये नहीं अपना देख लेना, मैं ये समझा रहा हूं बस। आपके पास 3 सेट थे, ठीक है ना, आपने किया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप उसको कैसे कर सकते हो? पहले आपने किया ए यूनियन बी किया था, फिर बाद में हमने क्या कर दिया था? यूनियन, तो वो इक्वल होगा, पहले बी यूनियन सी कर सकते हो, फिर बाद में ए के साथ यूनियन कर दो। ऐसे ही अगर आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो और बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन कर दोगे, वो इक्वल होगा, पहले आप बी और सी का इंटरसेक्शन कर लो, बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन। ठीक है भाई? ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब खाली एम्प्टी सेट। जब एम्प्टी सेट का यूनियन करोगे, ए से तो आ जाएगा पूरा ए, फाइव से क्या आएगा? कुछ भी नहीं, तो खाली क्या बचेगा? आ गई बात समझ में? ऐसे ही फाइव और ए में क्या कॉमन है? ए के पास तो अपने एलिमेंट होंगे, पर क्या फाइव के पास कोई एलिमेंट है? उसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता, तो उनका इंटरसेक्शन भी खाली ही रहेगा, फाइव। ठीक है भाई? बट यूनियन में ए बन जाएगा, ए यूनियन ए भी डाल दिया, फिर से ए डाल दिया। जब एक बार ए आ चुका है, दोबारा ए डालने की जरूरत रहेगी? सेम एलिमेंट होंगे, तो क्या देगा वो? ए ही देगा। यू यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट है? और ए में यूनियन कर दिया। जब मैं यू डाल चुका हूं पूरा, तो ए डालने की क्या नीड रहेगी? क्योंकि ए कहां से आया है? यू से ही आया है, कि ए सबसेट होता है किसका? यू का। अच्छा एक बात और बताना भूल गया था सबसेट में, अभी बता देता हूं। अगर कोई सेट, मान लीजिए मेरे पास एक सेट है ए 1 2 3, और एक है सेट बी 1 2, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं? बी इज सबसेट ऑफ, ठीक है भाई। अगर मैं बी के अंदर 3 भी डाल दूं, क्या डाल दूं? तो बी सबसेट है और इक्वल सेट है। आ गई बात समझ में? भाई बी और ए दोनों सेम है, वो सबसेट, एक दूसरे के सबसेट भी हैं और वो इक्वल सेट भी हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ये बात मैं उस टाइम पे बताना भूल गया था, लोग बता दिया, पीछे बताना भूल गया था।
ठीक है भाई, यूनियन यू यूनियन ए, यू डालोगे तो ए की क्या जरूरत पड़ेगी, जो ए तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, यू के सारे एलिमेंट और ए कहां से आया, यू से आया है, तो यू से भी तो खाली ए वाले ही एलिमेंट बच आएंगे, तो खाली क्या बन जाएगा, ए। और ए का इंटरसेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। देख लो, मैंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ कर दे रहे इधर लिखने में, देखो एक बार मैं ठीक कर देता हूं। हाँ वही तो, मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ कर दी है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस, कैसे करोगे, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाई, तो बस वैसे ही करना है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी जो बीच में था वो क्या आ जाता था बीच में, जैसे ए इंटरसेक्शन सी, और बीच में क्या लगा दोगे, ठीक है भाई। देख लीजिए बीच में इन दोनों के बीच में, इससे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो भाई, एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस जेड, तो एक्स वाई के पास जाएगा, क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का, और एक्स जेड के पास भी जाएगा मल्टीप्लाई के रिलेशन के साथ ही, बीच में प्लस है तो इधर भी क्या लग गया, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए बी के पास जाएगा इंटरसेक्शन लेके, और ए सी के पास भी जाएगा इंटरसेक्शन लेके ही, पर इन दोनों के बीच में क्या था, यूनियन, तो बीच में क्या जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इंटरसेक्शन का। ठीक है भाई, ये जरूरी है इसलिए बताए हैं, देख लो एक बार बेटा। बस लास्ट दो टॉपिक रह गए हैं, फिर एक एग्जांपल लूंगा जिसमें बहुत सारी बातें एक साथ कराऊंगा। पहला है डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो डिसजॉइंट समझने के लिए हमें इंटरसेक्शन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, इंटरसेक्शन। तो डिसजॉइंट होता क्या है, एक एग्जांपल लेता हूं तुरंत समझ में आएगा। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है ए, ये रहा, एक सेट ए है, एक सेट बी, एक सेट सी है, ठीक है। डिसजॉइंट में वैसे यूनिवर्सल सेट की जरूरत नहीं होती। देखिए ए इंटरसेक्शन बी, करो भाई, 1 2 3 4 5, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो जब कुछ भी ना आए वो क्या बन जाएंगे, सेट, डिसजॉइंट सेट बन जाएंगे। और क्या है, डिसजॉइंट है वो। आ गई बात समझ में, क्यों, इनके पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होता कोई भी एलिमेंट, 5 सेट आए, एम्प्टी सेट आए, वॉइड सेट आए, वो डिसजॉइंट होते हैं। क्या होते हैं, डिसजॉइंट। तो ये क्या हमारा डिसजॉइंट, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट से हमारे ये। अब इधर देखिए, अब बात करते हैं सबसे लास्ट टॉपिक की, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आपने समझने से पहले, कॉम्प्लीमेंट वर्ड आपने 10th क्लास में सुना होगा, प्रोबेबिलिटी में आप पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, कितना बनता था। इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते थे, नोट ई लिख दिया, ई बार लिख दिया, ई डैश लिख दिया, ई सी लिख दिया, लिखते थे ऐसे ऐसे, ई बार, ई डैश, ई सी, यही कॉम्प्लीमेंट ही है बेटा। इसका मतलब क्या आता था कि कोई इवेंट हो रहा है और वही इवेंट नहीं हो रहा है, मतलब इवेंट के नेगेटिव की बात हो रही है, वो इवेंट नहीं होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी थी। तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट वही है। मैंने बोला कि मेरे पास एक सेट है ए, तो ए डैश या फिर ए सी, ए की मतलब है, ए डैश मतलब ए कॉम्प्लीमेंट, ए सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है भाई। इसको क्या करना है हमें, कि जो एक जो ए है वो नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, बचा हुआ यूनिवर्सल सेट। समझ में आ रही है ना, यहां से रिलेट कर पा रहे हो कि ए डैश क्या रहेगा, जो ए है वो नहीं होना चाहिए, ए और ए डैश मिलके यूनिवर्सल सेट बनता है, ए प्लस ए डैश मिलके यूनिवर्सल सेट बनता है बेटा, कि ए कुछ अलग एलिमेंट है, ए डैश में कुछ अलग एलिमेंट है, उन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा। तो बताइए, अब ए है 1 2 3, तो ए डैश क्या आ जाएगा, 4 5, क्या आ जाएगा। अब ए प्लस मतलब, चलो यहां पर यूनियन लगा देता हूं, यूनियन प्लस तो आगे समझेंगे हम, ए यूनियन ए डैश, बताओ भाई, ए है 1 2 3 और ए डैश है 4 5, क्या इन दोनों का यूनियन यूनिवर्सल सेट दे रहा है हमें, समझ में आ गई, कोई दिक्कत। आगे देखो, मैंने बोला कि ये है बी सेट, बी डैश निकालो, बोलो भाई, 4 5 है उसको छोड़ के 1 2 3, ये है सी, सी डैश निकालो, 1 3 5 1 3 5,
तो 2 4। समझ पा गए? कोई दिक्कत? कॉम्प्लीमेंट क्या आया कि जो ए के पास होगा वो उसके कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं होगा, जो बी के पास होगा उसके कॉम्प्लीमेंट के पास। बट इन दोनों का यूनियन बी डैश क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। सी यूनियन सी डैश क्या देगा? यूनिवर्सल सेट। और डिसजॉइंट क्या होंगे? जब भी उनके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इंटरसेक्शन खाली रहेगा तो डिसजॉइंट रहेंगे। लिख लो। देखिए बेटा, एक लास्ट एग्जांपल है, इसमें बहुत सारी बातें लिख दी, ये सारी चीजें हमें निकालनी है। इसमें यूनिवर्सल सेट ये दे रखा है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, डी, ई, एफ, इतना कुछ दे रखा है। बस वैसे बना दिया खुद से ही। हमें सबसे पहले निकालना ए यूनियन बी। बोलो क्या बनेगा? सेट है तो करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। तो ए यूनियन बी, 1 2 3 तो आ चुका है, 4 5, तो 1 2 3 4 5। सी इंटरसेक्शन डी, दोनों का यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है, मतलब कॉमन पार्ट। 1 3 5 2 4 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये डिसजॉइंट हो गई। क्या हो गई? ये डिसजॉइंट। आ गई बात समझ में? आगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी सी का यूनियन बनाना भाई। तो 1 2 3 ना समझ में आए तो लिखते चले जाओ, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। अब बी की बात करें, 3 आ चुका है, 4 5। सी की बात करेंगे, 1 आ गया है, 3 आ गया, 5 आ गया है, तो बस ये हमारा खत्म हुआ है। समझ में आ गई? आगे सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई, कॉमन निकालना है सी डी ई में। सी में है 1 3 5 2 4 6, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो ई से हमें क्या मतलब? अब आगे जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका क्या आ जाएगा? 5, तो इनका इंटरसेक्शन क्या है? डिसजॉइंट। ठीक, अब आ गया ए माइनस बी, मतलब ए आना चाहिए, बी नहीं आना चाहिए। ए आना चाहिए 1 2 3, बी नहीं आना चाहिए 3 4 5, तो 3 हट जाएगा, तो 1 2 बचेगा। क्या बचेगा? खाली 1 2। ठीक है भाई। आगे सी माइनस डी, सी में से डी माइनस करो, 1 3 5 2 4 6, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो पूरा का पूरा सी बच गया, 1 3 5। ई माइनस एफ, ई माइनस एफ 2 3 4 1 5 6, क्या कॉमन? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 3 4 पूरा बच जाएगा, 2 3 4। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। ए डैश, बोलो भाई ए डैश क्या आएगा? हाँ, 4 5 6, वेरी गुड। क्यों? ए के पास क्या है? 1 2 3, इसको छोड़ के सब कुछ आना चाहिए, कहां से? यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल सेट वो देगा जब भी डैश पूछेगा, तो क्या जाएगा? 4 5 6। ए यूनियन बी डैश, मतलब ए होना चाहिए, ए तो है, पर क्या मेरे पास बी डैश है? तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? बी डैश निकालना पड़ेगा। निकालो बी डैश। 3 4 5 छोड़ दो, 1 2 6 1 2। अब इन दोनों का यूनियन करना है, मतलब ए का और इसका। 1 2 3 1 2 6, क्या आ गया? 1 2 3 6। समझ पा रहे हो? बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, तो सी डैश का भी क्या निकालना पड़ेगा हमें? इंटरसेक्शन, सॉरी कॉम्प्लीमेंट। बोलो भाई सी डैश क्या बने? 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6। अब इन दोनों का दोनों में कॉमन क्या है? 2 एंड 6, 2 एंड, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? 2 एंड 6, तो डी डैश यूनियन ई, तो डी डैश निकालो। डी डैश बोलो क्या बनेगा? 2 4 6 है, तो 1 3 5 1 3, इन दोनों के कॉमन में क्या आ गया? 1 3 5 2 4 1 3 5 2। समझ पा रहे हो कैसे माइनस करना है, कैसे इंटरसेक्शन लेना है, अगर डैश आ जाए कैसे करना है? हो जाएगा। मेरी तरफ से इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, कंप्लीट। लगभग 1 घंटे की वीडियो बन गई, बहुत कुछ बताया, थोड़ा धीरे बताया, कहीं तेज बताया, कर लेना। अब एक लेक्चर में और ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अगले लेक्चर में सारे एक्सरसाइज के मेन टॉपिक तो मैंने कवर कर लिए, एक्सरसाइज कवर कर लेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, उतार लो।